बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो कल के चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन किया करंट का और हमने पढ़ा कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन वो स्केलर है. जैसे कि हमने देखा था कि अगर यहां से 2 एम्पियर और यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो यहां पे हो जाएगा 5 एम्पियर, भले ही उनके बीच का एंगल हो 60 डिग्री. अब दूसरा एग्जांपल देखें. यहां पे 2 एम्पियर, यहां पे 3 एम्पियर. अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. फिर भी आंसर क्या आएगा? 5 एम्पियर. इट मीन्स करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन करंट कैसी है? स्केलर क्वांटिटी. अब हमें इसके इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी डिराइव करेंगे जो वेक्टर होगी, जिसका काम करंट जैसा होगा, लेकिन इक्विवेलेंट टू कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का काम सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी. ठीक है. तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? कौन सा टॉपिक है आज? करंट डेंसिटी, which is denoted by J and it is vector quantity. ठीक है. ये इक्विवेलेंट, इसका काम करंट जैसा है, लेकिन इक्विवेलेंट तो कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. करंट क्या था? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. तो आज हम करंट डेंसिटी पढ़ेंगे. और अगर आपको करंट की डेफिनेशन हो तो हमने पढ़ा था कि करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर अगर परपेंडिकुलर न हो तो क्या करेंगे? तब उसके लिए हमें एक और क्वांटिटी डिराइव करनी पड़ी, जिसका नाम है करंट डेंसिटी. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमने कल के लेक्चर में इस तरह क्रॉस सेक्शन लिया था, तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसा था? परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल आए तब आप क्या करेंगे? इसमें तो फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर नहीं होगा अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन. तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक नई क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी, which is denoted by J and it is vector quantity. So how we describe that current density? That current density is the ratio of करंट पर यूनिट एरिया. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दैट करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी. इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके. अगर हम I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा J A. उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं I इज इक्वल टू जा. अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया, लेकिन इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा? क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट जैसे ही हमने लिया था, अगर फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब आप ये एग्जांपल लेंगे तो हमें पता है इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और चार्ज फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो हमें दोनों की डायरेक्शन सेम लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा? ए कोस थीटा। तो हम करंट डेंसिटी किस तरह निकाल सकते हैं? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा। अब I को सब्जेक्ट बनाएंगे, J ए कोस थीटा और कोस थीटा को रिमूव करेंगे तो J डॉट ए, इस तरह से कंप्लीट। अगर चेंज इन एरिया और चेंज इन करंट होगा तो हम इस तरह कर लेंगे, J इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए कोस थीटा इफ लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0। अगर एरिया की साइज और एरिया कम किया जाए तब क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा। अब डी आई को सब्जेक्ट बना देंगे, सो J डी ए कोस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं J डॉट डी ए। अगर कोई क्रॉस सेक्शन में करंट I पसार हो रहा है और उसका एरिया A, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी ए। तो I इज इक्वल टू J तो कांस्टेंट हो जाएगा डी ए, सो I J डॉट ए कंप्लीट। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। करंट डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू करंट। इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कंप्लीट। इसका डायमेंशन भी आपको आ सकता है, A1 एरिया, L2 सो M0 L माइनस 2 T0 A1। तो ये है करंट डेंसिटी। कंप्लीट। एक बार की डेफिनेशन बोल दूं, दैट करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन to the perpendicular direction at that point is known as current density. It is a vector quantity and its direction is always in the direction of flow of charge or in the direction of current. दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा। सो अगर हमें दोनों की डायरेक्शन लेनी है तो हो जाएगा J A कोस थीटा और कोस थीटा को रिमूव करेंगे तो I इज इक्वल टू J डॉट ए। तो ये पूरी कहानी थी करंट डेंसिटी की। ये इक्विवेलेंट, इसका काम करंट के इक्विवेलेंट है लेकिन इक्विवेलेंट टू वेक्टर क्वांटिटी। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से। ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू या सम कर लेते हैं, जैसे इस तरह। चलिए, तो क्वेश्चन इज, आपको एक ऐसी प्लेट दी गई है, यहाँ पे P पॉइंट है, करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे 60 डिग्री। तो क्वेश्चन है दैट द क्रॉस सेक्शन area of plate is shown in figure is 1 centimeter square. Current
pass through it is 2 ampere. Then what is current density at a point P? तो नॉर्मली जो बच्चे भूल कर जाते हैं वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट डेंसिटी का इक्वेशन था J इज इक्वल टू I अपॉन A, सो I इज इक्वल टू J डॉट A, I इज इक्वल टू JA cos थीटा। कोई अगर किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे J की वैल्यू फाइंड करनी है तो I अपॉन A cos थीटा। फर्स्ट ये कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ पे 2 एम्पियर एरिया दिया गया है 1 सेंटीमीटर का, इसको मीटर में कैलकुलेट कर ले तो 10⁻⁴ और कोस 60 ले लेगा और इसको ही कैलकुलेट करता जाएगा 2 10⁻⁴ और कोस 60 की वैल्यू है 1/2, सो J इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि हमें इस प्लेट का एरिया वेक्टर ढूंढना है। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, और ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा A cos 30 डिग्री। तो ना कि ये आंसर आएगा, हमें कैलकुलेट इस तरह करेंगे J इज इक्वल टू I A cos थीटा, J 2 एम्पियर, यहाँ पे 10⁻⁴ cos 30, J 2 cos 30 की वैल्यू है √3/2 10⁻⁴, सो J का आंसर आएगा 4 अपॉन √3 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर सही है। तो आपको कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है कि हमें एरिया वेक्टर तो पहले ढूंढना है, फिर उसका इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कंपोनेंट ढूंढना है, उन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे अप्लाई करना है, ना कि डायरेक्ट 60 डिग्री देख के कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना है। ये एक सम है JEE और नीट के रिलेटेड, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए द करंट डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द cylindrical conductor having radius equal to r is given by J is equal to J0 into bracket 1 minus small r square upon capital R square. Find the current along the length of the conductor and the distance from the axis is given by r. तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं। ये इसकी लेंथ, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अलोंग द लेंथ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, R, कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में करते थे, हम पहले एक रिंग कंसीडर करेंगे और उस छोटे रिंग के रिलेटेड एरिया फाइंड कर देंगे, उसके रिलेटेड करंट डेंसिटी और करंट फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। चलिए एक रिंग कंसीडर करते हैं विच रेडियस इज R and thickness is dr, R and its thickness is dr. Consider a ring of radius R and thickness dr. So along this the current is J डॉट dr। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, रिंग का एरिया होता है 2πr dr, इसका एरिया 2πr dr। अब डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, J dA cos थीटा
अब एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा और करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू 1 है। सो डी आई, जे की वैल्यू पुट कर देते हैं, जे 0 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, एरिया 2 पाई आर डी आर। ये तो हो गया स्मॉल। अभी हमें टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आई फ्रॉम 0 टू आर, यहाँ पे J0 1 माइनस आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर 2 पाई आर डी आर। जो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी उसे हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। I इज इक्वल टू J0 कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, बस और तो कुछ कांस्टेंट है नहीं। सो इंटीग्रेशन 0 टू r 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आर डी आर। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। I इज इक्वल टू 2 पाई J0 0 टू r, r को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, r माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। नाउ इंटीग्रेशन 2 पाई J0, यहां का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, सो आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस, अब इसका आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 आर स्क्वेयर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में क्या रूल्स है, 1 इंक्रीज इन पावर अपॉन टोटल पावर, तो यहाँ पे 1, सो 1 प्लस 1 2 अपॉन टोटल पावर 2, यहाँ पे है क्यूब, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन टोटल पावर 4। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ आई इज इक्वल टू 2 पाई J0, लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो कुछ वैल्यू पुट करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। सो अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस, यहाँ पे आर रेस टू 4 हो जाएगा, ये स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कट हो जाएगा, सो आर रेस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। नाउ 2 पाई J0 एलसीएम 4, यहाँ पे 2 माइनस 1, सो आर स्क्वेयर, यहां से 2 कट हो जाएगा, सो पाई बाई 2 J0 आर स्क्वेयर कंप्लीट। तो इस तरह से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो दैट इज द फॉर्मूला। अब अगर ऐसा कोई सम आपको जेरेबल यूनिट में पूछे तो आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू दी जाए, रेडियस की वैल्यू दी जाए, तो आप आसानी से ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। 12th में आपको ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल भी आएगा और ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन इस तरह हो सकता है कि अगर ये बारिश की सीजन तो चल रही है, अगर आप 6 या 10 वोल्ट का अगर वोल्टेज है, 6 या 10 वोल्टेज, तो आपको अगर उसे टच किया तो थोड़ा सा ही शॉर्ट लगेगा, उसमें आप मर नहीं जाएंगे। लेकिन 230 वोल्ट को अगर आपने बिना मीन्स अगर आपको पता ही नहीं और आपने छू लिया, कोई जानबूझ के तो नहीं छुएगा, अगर छू लिया तो आप एट ए टाइम आपको हार्ट अटैक आके आप मर भी सकते हैं। तो इससे पता चला कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज उसमें करंट भी डिफरेंट लेवल का और डिफरेंट मैग्नीट्यूड का पास होता है। तो वो किस तरह से पता चले, तो 1828 में जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो उसका ये आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ। तो उसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है, अगर उस कंडीशन को आपने फॉलो नहीं किया तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो अगर आप इसका लॉ लिख रहे हैं
तो आपको वो स्पेसिफाइड पहले करना पड़ेगा. व्हाट इज द ओम्स लॉ? दैट अंडर the definite physical condition, under the definite physical condition, और फिजिकल कंडीशन कौन सी हो सकती है? लाइक एग्जांपल, कांस्टेंट टेम्परेचर, द करंट flowing through the conductor is directly proportional the potential difference applied across its ends. सो अगर इन सिंपल टर्म हमें लर्न करना हो तो कोई एक कंडक्टर है, उसको हम अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 0 हो, तो यहां से करंट पास हो रहा है. Then this current is directly proportional to the potential difference. और proportional की साइन रिमूव करें, then a constant R. Now R is equal to V upon I, that is known as resistance. जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था, वैसे रेजिस्टेंस. इसका यूनिट यहां से वोल्ट पर एम्पियर, ये भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट की याद में हम इसका यूनिट कर देंगे ओम, और इसका सिंबल है इस तरह से. इसका डायमेंशन आपको याद रखना है 1 2 -3 -2. अब आपको पूछा जा सकता है दैट रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस is dependent upon the type of material and dimension of material. Complete. Different type of material have the different type of resistance. Now, the reciprocal of resistance means 1 upon R is known as conductance. और कंडक्टेंस को हम डिनोटेट करेंगे विद द सिंबल सिग्मा. सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन R. तो इसका यूनिट हो जाएगा यहां से ओम इनवर्स, इसको हम मोह भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं लिखना हो तो इस तरह से. कंप्लीट. तो ये था ओम्स लॉ. अब प्रैक्टिकल में आपको किस तरह पूछा जा सकता है? अगर प्रैक्टिकल में आपको फाइंड करना पड़ता है अननोन रेजिस्टेंस, तो नोट कर लिए, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं. तो ये मैं क्लीन कर देता हूं. तो आपको एक्सपेरिमेंट में एक अननोन रेजिस्टेंस दिया जा सकता है और आपको पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. तो आप क्या करेंगे? आपको एक वोल्ट मीटर दिया जा सकता है, एक एमीटर भी दिया जा सकता है. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज. एमीटर क्या मेजर करता है? करंट. ये दोनों किस तरह बनाया जा सकता है वो हम 4 और 5 चैप्टर में लर्न करेंगे. उसमें गैलेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों बना सकते हैं. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट में इस तरह हो सकता है, एक आपको टेबल बनाना है. ठीक है. यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन I. नाउ
एवरेज ऑफ आर। तो ये जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो आपको ग्राफ भी इस तरह से ही मिल जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, इस तरह से। अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे स्लोप डेल्टा वी, डेल्टा आई, यहाँ पर भी डेल्टा वी, डेल्टा आई। So R is equal to delta V upon delta I. With the help of this value, you can find the यहाँ पे प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे थ्योरेटिकल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी ओम्स लॉ। लेकिन आपको याद रखना, पर्टिकुलर हर सिचुएशन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, कूलम्स लॉ है। ऐसे ग्रेविटेशनल लॉ नहीं है, क्योंकि अगर डिफाइनाइट फिजिकल कंडीशन न हो तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, now limitation of Ohm's law. Limitation of Ohm's law. So first limitation है, जैसे कि हमने Ohm's law में देखा, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आर स्ट्रेट। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस है जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन स्ट्रेट नहीं मिल सकता। जैसे कि वोल्टेज और करंट, कुछ डिवाइस से जैसे इस तरह से ग्राफ मिलेगा, तो दैट इज नॉन लीनियर। ऐसा किसमें मिलेगा? तो फिर डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, 14 चैप्टर है आपका पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें पढ़ेंगे। तो दैट इज फर्स्ट। नाउ सेकंड में यहां में वोल्टेज और यहां पे करंट लेना है। नाउ अगर यहां पे जो ग्राफ आएगा वो डिपेंडेंट है द साइन ऑफ V। अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज रखें तो उसका ग्राफ इस तरह से हमें मिल सकता है, और अगर हम V की साइन चेंज कर दे विथ सेम मैग्नीट्यूड तो हमें करंट की वैल्यू इस तरह नहीं मिलेगी, हमें करंट की वैल्यू इस तरह मिलेगी। यहाँ पे हमें करंट मिलेगा मिली एम्पियर में, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइक्रो एम्पियर में। ये जो इतना पोर्शन है उसे हम कह सकते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। मींस यहाँ पे जो पोर्शन है उसमें आप कितना भी वोल्टेज चेंज करो, कितना भी इंक्रीज करो, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। For a particular value of voltage and current suddenly increase, that is also known as breakdown voltage. That value of voltage when current suddenly increased, that is known as breakdown voltage. यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तब करंट इंक्रीज होगा, तो उसे हम नी वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे और यहाँ पे ब्रेकडाउन। ये सा ग्राफ हमें सेमीकंडक्टर में मिलेगा। सेमीकंडक्टर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल। तो ये सब में ऐसे ग्राफ देखने को मिलेंगे। नाउ थर्ड, दैट इज नॉट सॉरी, इसमें इस तरह से यहाँ पे करंट, वोल्टेज, particular value of current, we get three value of voltage, V1, V2, V3. So that is not unique. ये ऐसा यूनिक
ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट वी गेट द थ्री डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो ऐसा बनेगा टनल डायोड। ये सब तो कॉलेज में पढ़ने की बात है। ये डायोड ये आप पढ़ेंगे, ट्रायोड भी आप नहीं पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, ठीक है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। नोट कर लिया, क्लियर कर दूं? अब हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टिविटी। जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, वो एक टाइप की कैपेसिटी थी टू होल्ड द चार्ज। जैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस भी हम पढ़ेंगे, मीन्स रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, और हम यहाँ पे डिराइव करेंगे रिलेशन। लेकिन पहले थोड़ा समझ ले, अगर मैं एक कंडक्टर लूं, इस तरह, जिसकी लेंथ L हो और उसका एरिया A। अब मैं क्या करूंगा, एक बार इसका लेंथ डबल कर दूंगा और एक बार इसका एरिया हाफ कर दूंगा। जैसे कि अगर एक सेम टाइप ऑफ मटेरियल में यहां पे ऐड कर दूं, सेम मटेरियल यहाँ पे लेंथ L, एरिया A, सेम मटेरियल में यहाँ पे ऐड कर दूं, इसकी भी लेंथ L। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्ट कर दी हो, तो अगर पहले पोटेंशियल V था तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। मींस R इज इक्वल टू V बाय I, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इस तरह ऐड करेंगे तो वोल्टेज, करंट तो सेम फ्लो करेगा, तो वोल्टेज डबल हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू 2R, यहाँ पे हम बेस कर दें। इट मीन्स लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हम क्या करेंगे, एरिया डबल कर देते, एरिया हाफ कर देते हैं। मीन्स अगर इस तरह से A/2 A/2, एरिया हाफ कर दिया, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। पैरेलल में कनेक्ट होने से लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इसमें और इसमें करंट सेम पास नहीं होगा, करंट का भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर सेम लेंथ और एरिया है तो I/2 दोनों में हाफ हाफ करंट पास होगा। सो R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I, तो R डैश इज इक्वल टू V I/2, so R dash is equal to 2V by I, so R dash is equal to 2R। इससे भी पता चल जाता है कि अगर एरिया हमने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, that R proportional to L and R proportional to 1 upon A, that R proportional to L upon A, प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो, where रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। उसका डायमेंशन आपको MLPA 1 3 -3 -2। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड था, टाइप ऑफ मटेरियल एंड द डायमेंशन ऑफ मटेरियल।
लेकिन आपको याद रखना है रजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट करती है? रजिस्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है लेकिन रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये था इसका डायमेंशन। यूनिट, अब यूनिट की बात करें तो ये मैं क्लीन कर देता हूं, ये अच्छे से लिख देता हूं। डिपेंडेड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अभी इसका यूनिट अगर हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो RA अपॉन L, इसका यूनिट ओम, मीटर स्क्वेयर, मीटर, सो ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब कंडक्टेंस था 1 अपॉन R, सो अगर R की वैल्यू रख दे रोएल अपॉन A, सो कंडक्टेंस हो जाएगा A अपॉन रोएल, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स मीन्स मो मीटर इनवर्स। कई बार एक साइंटिस्ट की याद में इसको साइमन भी यूनिट दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आप बोलोगे सर स्केलर फॉर्म तो पढ़ा है अभी, उसका भी वेक्टर फॉर्म? यस, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म था V इज इक्वल टू I, इक्वेशन नंबर 1। अगर कोई कंडक्टर है उसमें हमने पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया और उसकी लेंथ L है, तो सेकंड चैप्टर के रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू E dr मॉड्यूलस, सो V इज इक्वल टू E इंटू L। अब V की वैल्यू रख दे IR EL, अब R की वैल्यू रोएल अपॉन A, यहां से LL कट हो जाएगा, सो I अपॉन A रो E। अब I अपॉन A अभी हमने पढ़ा करंट डेंसिटी, दैट इज J रो E। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू 0। नाउ J को सब्जेक्ट बनाएंगे E अपॉन रो। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, सिग्मा E। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे J इज इक्वल टू सिग्मा E, E इज इक्वल टू 0, और स्केलर फॉर्म है V इज इक्वल टू IR। इसके रिलेटेड एक सम भी है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पूछा जाए एग्जांपल, करंट डेंसिटी है 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर, देन फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो आपको इक्वेशन याद रखना है J, E और रो के साथ क्या रिलेशन है। सो E इज इक्वल टू 0,
यहां से हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, E अपॉन J। E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे 2.5। So after simplify the value is 2 into 10⁻⁸, और इसका जो यूनिट है मो मीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसी तरह लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।